हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो इंग्लिश की क्लास जो होने वाली है ये थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो टॉपिक है ये मैंने बीच बीच में भी आपको कवर कराया है, लेकिन इसको आज डीपली डिस्कस करेंगे। मैं बीच बीच में वर्ड यूज़ करता रहता था प्रीपोजिशन। तो ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये एक ग्रामर का बहुत मेन टॉपिक है। इस पे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस पे डिपेंड जो क्वेश्चन होते हैं वो यूपी टेट में काफ़ी देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं डायरेक्ट उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है तो वो भी आ जाते हैं, नहीं तो सिंपल प्रीपोजिशन आपकी आती है। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को हम बहुत डीपली से पढ़ेंगे, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इन वीडियो को देखने के बाद इस प्रीपोजिशन की वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो मैक्सिमम 3 वीडियो में हम इसको बनाएंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, लेकिन यदि 2 वीडियो में नहीं कंप्लीट होता तो इसको हम 3 वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और वर्ब ये टॉपिक बचे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। फिर टेंसेस चलेंगे और आपके और अदर जो टॉपिक्स बचे हैं वो सारे। पहले जितने हमारे जो कॉमन टॉपिक्स है वो चाहे प्राइमरी लेवल का जो यूपी टेट होने वाला है वो हो या जूनियर का हो, जितने कॉमन टॉपिक्स है पहले वो कवर करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे जो अलग से जूनियर में जो टॉपिक आए हुए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो, तो जो आज की जो क्लास होने वाली है उसका टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन होती क्या है? ठीक है, तो भाई इसके किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, जब हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मतलब हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जो आपको पढ़ा रहे हैं, और इसी से रिलेटेड मिलेगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बार बार स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं उनसे एक ही बात बोलूँगा कि आप अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को देखें और अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको पढ़ना है कि प्रीपोजिशन होती क्या है। भाई ये क्या होती है? ये रिलेशन बताती है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड्स ही तो है। तो वर्ड्स यूज्ड, जो यूज्ड होते हैं टू डिनोट, जो डिनोट करते हैं द रिलेशन, रिलेशन को डिनोट करते हैं बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो वर्ड क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, इसको ज़्यादा हम डीपली में नहीं जाएंगे। हम क्यों, हमको तो सिर्फ रूल से मतलब है, कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है वो हमको अच्छे से पढ़ना है। तो डेफिनेशन से हमारा कोई इतना खास वो नहीं रहेगा। तो सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। प्रीपोजिशन होती है वर्ड्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं टू डिनोट द रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन जो वर्ड बताते हैं वही क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। मान लो मैंने लिखा ही वेंट दिल्ली, ही वेंट दिल्ली अनुज। अब ये मैंने पहला सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं आ रही। भाई मैंने क्या लिखा? ही वेंट, वह गया कहाँ? दिल्ली, और उसके बाद में मैंने अनुज लिख दिया। तो अनुज से और इस सेंटेंस से कोई इसका रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन बनाने के लिए हमको इसके बीच में क्या यूज करना पड़ेगा? कुछ प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। अब मान लो मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं, ही वेंट टू दिल्ली विद अनुज। अब देखिए, अब मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ही वेंट टू दिल्ली विद अनुज। वह अनुज के साथ कहाँ गया? वो दिल्ली गया। अब यहाँ पे विद आ गया
और यहाँ पे एक आ गया टू। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जो रिलेशन बता रहे हैं किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब मुझको ये बताओ ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है भाई, ही तो एक प्रोनाउन है। जो ये वेंट है, वेंट क्या है, वेंट मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे टू और विद जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पे दिल्ली और अनुज क्या है, नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बता रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। मतलब कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में रिलेशनशिप, यदि रिलेशन किसी को बताएगा, जो वर्ड बताएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो ठीक है, सिंपल सा था, सेंटेंस से समझ में आया। ऊपर का जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये मीनिंगफुल नहीं था, क्यों, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं था कि अनुज का लड़के से क्या रिलेशन है, कुछ नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसका रिलेशन बनाने के लिए हमने बीच में क्या यूज की, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होती है जो वर्ड्स जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं टू डिनोट द रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में जो रिलेशन बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये काम क्या करता है, ये काम करता है नाउन का रिलेशन बताएगा, नाउन का रिलेशन बताएगा किसके साथ, नाउन के साथ भी बता सकता है या प्रोनाउन का के साथ भी बता सकता है। मतलब नाउन का रिलेशन बताएगा नाउन या प्रोनाउन से, ठीक है। या एडजेक्टिव जो वर्ड हम यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा है, एडजेक्टिव का भी रिलेशन यदि बताएगा तो वो किसके साथ बताएगा, नाउन या प्रोनाउन। यदि नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताएगा तो एडजेक्टिव के साथ बताएगा। एडजेक्टिव का रिलेशन मतलब नाउन का भी नाउन प्रोनाउन, नाउन और नाउन में भी रिलेशन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन में भी रिलेशन हो सकता है। एडजेक्टिव नाउन से भी रिलेशन रख सकता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन से भी रिलेशन रख सकता है। इसी तरीके से वर्ब होती है, वर्ब का रिलेशन भी किससे होता है, नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन से नाउन भी रिलेशन रख सकता है, एडजेक्टिव भी रख सकता है और वर्ब भी रख सकता है। किसकी मदद से, वो मदद से रखेगा प्रीपोजिशन की। मतलब जब भी प्रीपोजिशन यूज होगी तो वो उनका रिलेशन बताएगा, ठीक है। सिंपल सा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि अनुज इज काइंड टू हिम। मैंने सिंपल सा लिखा कि अनुज उसके लिए काइंड है, किसी लड़के के लिए क्या है, काइंड, मतलब दयालु है। अब मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, टू। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। अभी जो इससे पहले मैंने सेंटेंस कराए, आपको जो एग्जाम्पल बताया, सिंपल बताया, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताया था। मैंने यहाँ पे इस टू का रिलेशन जो बताया है किससे बताया है, एडजेक्टिव। किससे बताया है, एडजेक्टिव से, क्योंकि काइंड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो सिंपल सा है कि जो प्रीपोजिशन होती है वो नाउन का रिलेशन बताएगी नाउन या प्रोनाउन से, और एडजेक्टिव का रिलेशन बताएगी नाउन या प्रोनाउन से, या वर्ब का रिलेशन भी बताएगी नाउन और प्रोनाउन से, ठीक है। तो सिंपल सा आपको नॉर्मली समझ आ गया होगा कि ये प्रीपोजिशन होती क्या है। अब चलते हैं इसके यूज की तरफ को। तो जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इज यूज्ड, मतलब प्रीपोजिशन यूज्ड कर सकते हैं इन 3 वेज। मतलब 3 तरह से हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। प्रीपोजिशन को कैसे यूज कर सकते हैं, 3 तरह से। कैसे, यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अनुसार, सेंस के अनुसार हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। सेंस के अनुसार का मतलब कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होती है कि उसका 2 मीनिंग दे दे, 2 उसके क्या होते हैं, मीनिंग होते हैं। कहीं पे मान लो फॉर है, के लिए यूज हो रहा है, तो कहीं फॉर से का भी मीनिंग देता है। तो प्रीपोजिशन हमेशा सेंस के अनुसार यूज होगी कि वहां पे सेंस क्या दे रहा है। मान लो मैंने कहा कि इंडिया इज
फेमस, इंडिया फेमस है फॉर इज नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी मतलब जो इंडिया है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या है, फेमस है। इसमें मैंने सिंपल सा एक वर्ड यूज किया है, क्या, फॉर। तो फॉर क्या है, फॉर है एक प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। तो सिंपल सा वर्ड यूज किया है मैंने, फॉर प्रीपोजिशन। और जो यहाँ पे ये जो फॉर है ये मीनिंग दे रहा है के लिए। क्या, अब इसका हिंदी में आप मीनिंग निकालोगे तो इंडिया अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए क्या है, सॉरी इट्स आएगा, हिज तो किसके लिए होता है, इट्स नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, तो इंडिया इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। अब क्या मीनिंग दिया इसने, ये मीनिंग दिया के लिए का। के लिए भाई इंडिया जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, तो के लिए आ गया। तो फॉर का मीनिंग अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, के लिए। कुछ सेंटेंस में आगे लिखूंगा तो वहाँ पे फॉर का मीनिंग से भी आएगा जब हम टाइम के लिए फॉर को यूज करते हैं। तो मैंने पहला यूज लिखा है यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब कि अपनी सेंस के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ऊपर हेडिंग लिखी है कि प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन 3 वेज, 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला लिखा था यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब सेंस के अकॉर्डिंग। और कुछ वर्ड्स होते हैं वर्ड्स फॉलोड, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फॉलोड बाय डेफिनिट प्रीपोजिशन, मतलब निश्चित प्रीपोजिशन के लिए क्या होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो फॉलो होंगे किससे, डेफिनिट प्रीपोजिशन के लिए। डेफिनिट प्रीपोजिशन से क्या होंगे, फॉलो होंगे। ठीक है, ये डेफिनिट प्रीपोजिशन का क्या मतलब है, मान लो एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट। क्या है, पार्ट। पार्ट का मतलब एक तो होता है अंग, क्या होता है, पार्ट। हम बोलते हैं कि बॉडी के पार्ट्स, लेकिन इस पार्ट का एक मीनिंग होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना। अलग होना। जब कभी इस पार्ट का मीनिंग अलग होना है तो इसके साथ हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं और विद भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का मीनिंग भी से है और विद का मीनिंग भी से है। समझ में आ गया। इस पार्ट के साथ हम फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग से का देगा, और हम विद भी यूज कर सकते हैं, मीनिंग देगा से का। बस कंडीशन क्या है, जब फ्रॉम आएगा तो हम वहां पे पर्सन यूज करेंगे, और जब विद आएगा तो वहां पे हम थिंग यूज करेंगे। मतलब यदि आदमी की बात होगी तो हम वहां पे फ्रॉम आएगा, और किसी वस्तु की बात होगी तो विद आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आते हैं, सेंटेंस पार्ट वर्ड ही बहुत आता है, तो आपको इस वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। तो पार्ट के लिए 2 प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम, फ्रॉम और विद। फ्रॉम भी का मीनिंग भी से होता है, विद का मीनिंग भी से होता है। फ्रॉम होता है पर्सन के लिए, ये होता है किसके लिए, थिंग के लिए। मान लो मैं एग्जाम्पल लिखूं इसका, ही पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, मतलब ही पार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, वह अपने किससे, पेरेंट्स से अलग हो गया एट एन अर्ली एज, मतलब एक बहुत छोटी उम्र में ही वो अपने किससे, पेरेंट्स से क्या हो गया, अलग हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, फ्रॉम। फ्रॉम इसलिए लगाया है क्योंकि पेरेंट्स की बात कर रहा है, पेरेंट्स की बात करेगा तो क्या आएगा, पर्सन है तो फ्रॉम यूज करा। अब मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ, नोबडी कैन पार्ट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, थिंग की बात करेंगे, तो नोबडी कैन पार्ट विद हिज मनी, मतलब अब यहाँ पे मनी की बात कर दी,
मनी क्या है, कोई पर्सन थोड़ी है, व्यक्ति या इंसान थोड़ी है। तो यहाँ पे पार्ट का मतलब भी अलग, मतलब अलग नहीं हो सकता, कोई भी अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्या यूज किया है, विद यूज किया है। ठीक है, तो सिंपल सा है। दूसरा जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि वर्ड्स होते हैं कुछ डेफिनेट प्रीपोजिशन के लिए क्या करते हैं, हम उनको यूज करेंगे बस। फिर इसके बाद हम इसके एक एक प्रीपोजिशन के रूल्स की तरफ को चलेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज होती है, कि 3 तरीके से हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं, डेफिनेट वर्ड के लिए और सेंस के लिए, और एक लास्ट है थर्ड फ्रेजल वर्ब। क्या होती है, एक होती है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब क्या होती है, इसमें एक वर्ब दी रहती है और वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं, मतलब वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन। ठीक है, जनरेट द डिफरेंट मीनिंग, मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ वर्ब्स ऐसी होगी जिनके बाद हम अलग अलग प्रीपोजिशन यूज करेंगे और उनका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा गिव, गिव का मतलब होता है देना। ठीक है, ये एक हमारी क्या है, वर्ब है। अब मैं बताता हूँ फ्रेजल वर्ब, मैंने बताई जैसे कि एक वर्ब होती है जिसके बाद डिफरेंट प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं और डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज होने के बाद उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने पहला लिखा गिव, अब यदि मैं गिव लिख दिया, गिव अभी तो देना है और इसके बाद सिर्फ मैंने एक प्रीपोजिशन अप यूज कर दी। क्या यूज कर दी, अप। अब गिव अप ये एक फ्रेजल वर्ब होगी, एक क्या है, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आ गई। और जब कभी भी एक वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आए क्या बन गई, फ्रेजल वर्ब। तो गिव अप, गिव अप का मतलब होता है लीव। क्या होता है, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। जब कभी छोड़ने की बात आएगी तो वहां लीव की जगह हम गिव अप भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो गई। इसी तरीके से मान लो मैं वर्ड यूज, अब मैंने फिर प्रीपोजिशन क्या यूज कर दी, गिव, और अब मैंने अप की जगह इसके साथ क्या यूज कर लिया, इन। तो गिव इन, गिव इन क्या होगी, एक फिर दोबारा से एक फ्रेजल वर्ब हो गई। और फ्रेजल वर्ब हो गई तो गिव इन क्या होता है, गिव इन होता है सरेंडर करना। सरेंडर मतलब खुद को सरेंडर जब हम करते हैं तो वहां पे गिव इन यू वर्ड फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। अब एक बार और हम इसके साथ गिव यूज करते हैं। गिव क्या है, फिर एक वर्ब ले ली, अब मैंने इसके साथ आउट यूज कर लिया। अब एक दूसरी एक अलग से प्रीपोजिशन यूज कर ली, तो गिव आउट। गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर का मतलब है घोषणा करना। जैसे कहते हैं ना कि भाई उसका घोषणा कर दी, रिजल्ट घोषित किया है। तो डिक्लेयर जो होता है वर्ड, वो उसके लिए हम गिव आउट भी यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ आया फ्रेजल वर्ब को क्या होती है, मतलब वर्ब तो सेम रहेगी, बस इसके बाद डिफरेंट प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे और डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो उनका मीनिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे गिव अप करा, गिव इन करा, गिव आउट करा, तो अब मैं एक वर्ड यूज करता हूं गिव अवे। क्या यूज करता हूं, ये होगी एक फ्रेजल वर्ब। अब फिर अवे यूज किया, प्रीपोजिशन यूज की, तो गिव अवे यूज करते ही अब इसका मीनिंग चेंज होके क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम गिव अवे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। तो मैंने क्या बताया, फ्रेजल वर्ब की तरह भी हम प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। मैंने 3 चीज बताई आपको कि जो हमारी प्रीपोजिशन है वो 3 तरह से यूज कर सकते हैं। पहला बताया है सिंपल सेंस के अकॉर्डिंग, कि भाई सेंस क्या हो रही है उसके अनुसार भी हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डेफिनेट प्रीपोजिशन यूज करते हैं उनके साथ। और तीसरी बताई फ्रेजल वर्ब के लिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनके साथ डेफिनेट प्रीपोजिशन यूज होती है, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। बस सेंटेंस के अंदर उन वर्ड्स को देखना है, देखते ही आपको फिक्स वही प्रीपोजिशन आपको लगा देनी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके यूज की तरफ। अब इसके एक एक करके हम प्रीपोजिशन के रूल पढ़ेंगे। तो
प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम, मतलब प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम, मतलब टाइम के लिए हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो हम सबसे पहले वे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत तसल्ली से एक एक मतलब पॉइंट को इसका समझेंगे प्रीपोजिशन का, जिससे कि आप कोई भी पेपर में आपको कोई भी एग्जाम देंगे, यानी कि टैट ही सुपर टैट भी दोगे या कोई अदर स्टेट का भी दोगे, तो उसके लिए भी आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम, अब हम इसमें पढ़ते हैं पहला यूज पढ़ते हैं फॉर या सिंस। क्या पढ़ता है? फॉर या सिंस। अब ये फॉर या सिंस क्या होता है? फॉर भी एक प्रीपोजिशन है और एक सिंस भी एक प्रीपोजिशन है। दोनों का जो मीनिंग होता है, दोनों मीनिंग देते हैं से का। क्या देते हैं? से का। हमेशा फॉर या सिंस जो होंगे वो मीनिंग देंगे से की। और ये जो दोनों वर्ड्स है ये डिनोट्स करेंगे टाइम एक्सप्रेशन को। किसको? टाइम एक्सप्रेशन को। इसको मैं जब टेंस आपको कराऊंगा तो टेंस में बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी आपको समझना है कि फॉर या सिंस जो है वो डिनोट करते हैं टाइम एक्सप्रेशन के लिए। अब ये जो फॉर है, जो ये फॉर है यूज्ड होता है फॉर इंडेफिनिट टाइम, मतलब इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। कभी भी इंडेफिनिट टाइम होगा, अनिश्चित समय आएगा। या अब मैंने इसमें बिफोर लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज न हो। यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट टाइम, कभी भी इंडेफिनिट टाइम आएगा, मतलब अनिश्चित समय या अनुमानित जिसको बोलते हैं वो समय आएगा, तो उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। लेकिन यदि वो डेफिनिट टाइम है, क्या है? डेफिनिट, निश्चित समय है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंस यूज करेंगे। ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया मैंने कहा कि डेफिनिट टाइम बोला कि 3 बजे दोपहर से, तो एक डेफिनिट टाइम हो गया। एक बिल्कुल, या मैंने कहा 2019 से, तो एक डेफिनिट सन हो गया, एक निश्चित हो गया, तो वहां सिंस यूज करेंगे। लेकिन मैं कहने लगूं कि 2 घंटे से, अब ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, अनिश्चित है, अनुमानित है, तो वहां पे फॉर यूज करेंगे। तो फॉर है यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट टाइम और सिंस है यूज्ड फॉर डेफिनिट टाइम। ठीक है, और कभी भी इस टाइप के यदि सेंटेंस आएंगे, टाइम एक्सप्रेशन ये आएंगे, ये दोनों वर्ड जब भी आएंगे, तो जो हमारा सेंटेंस होगा, जो टेंस होगा हमारा, या तो वो परफेक्ट टेंस होगा या वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें से ही एक टेंस होगा सिंपल सा। फॉर या सिंस यदि आया तो उसके लिए हम सिंपल सा, क्या मीनिंग है? फॉर या सिंस दे रहा है, डिनोट कर रहा है टाइम एक्सप्रेशन को। और इसके साथ हमेशा जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैं दे हैव बीन लिविंग इन मेरठ, दे हैव बीन लिविंग इन मेरठ। कब से? अब फॉर, अब मैंने फॉर वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है? फॉर। इंडेफिनिट टाइम है तो 5 इयर्स। अब वे 5 साल नहीं पता कौन से हो सकते हैं, तो अब इसके साथ जैसे मैंने 4 5 इयर्स किया, सेम सेंटेंस है, दे हैव बीन लिविंग इन मेरठ। अब मान लो मैं लास्ट में यूज कर दूं सिंस 2010, मतलब 2010 से। सिंपल सा लिख दिया, सिंपल सा। तो अब फॉर या सिंस आपको समझ आ गया होगा। फॉर या सिंस होता है जब कभी भी हम क्या करें, जब अनिश्चित समय हो, निश्चित समय, अनिश्चित है तो फॉर और निश्चित समय तो सिंस। और परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका टाइम के लिए हम पहला वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर या सिंस, मतलब फॉर या सिंस, और मीनिंग दे रहा है ये किसका? से का। अब चलते हैं टाइप नंबर 2।
अब प्रीपोजिशन नंबर 2 पढ़ते हैं हम बाई। अब बाई भी हम यूज करते हैं। बाई जो होता है, बाई का मीनिंग होता है हिंदी में तक। जब कभी भी बाई मीनिंग दे तक का और टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये किसको डिनोट करेगी? ये डिनोट करेगी टाइम बाउंडेशन को। किसको डिनोट करेगी? डिनोट्स टाइम बाउंडेशन। जब भी टाइम बाउंडेशन की बात आएगी तो हम वहां पे बाई वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। मतलब ये किसी भी काम के कंप्लीशन को डिनोट करेगा, कंप्लीशन ऑफ टाइम, और डिनोट करेगा किसको? टाइम बाउंडेशन को। और जो इस टाइप का जब कभी भी बाई यूज करेंगे तो हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, मोस्टली परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, मान लो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ही विल हैव रिवाइज्ड ऑल द लेसन्स, मतलब सभी लेसन को वो रिवाइज्ड कर लेगा बाई नेक्स्ट मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे तक वह सभी टॉपिक को, सभी लेसन को क्या कर लेगा? रिवाइज कर लेगा। तो क्या दे दिया मैंने? यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बाई, बाई यूज़ किया है और नेक्स्ट मंडे दे दिया, एक डेडलाइन दे दी, एक टाइम बाउंडेशन दे दी। तो जब कभी भी टाइम बाउंडेशन की बात आएगी तो सिंपल सा हमें वहाँ पे क्या यूज़ करना है? वहाँ पे बात यूज़ करना है हमको बाई। ठीक है, तो ये चल रही है हमारी प्रीपोजिशन यूज्ड बिफोर टाइम। मतलब टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन हम यूज़ कर रहे हैं वो ये, अब इसमें 2 हो गए। अब चलते हैं प्रीपोजिशन नंबर 3 की तरफ। अब प्रीपोजिशन नंबर 3 में एक वर्ड होता है ऑन और एक वर्ड होता है एट। अब ऑन और एट जो होता है, ऑन को टाइम के लिए हम, ऑन का मीनिंग टाइम के पर्सपेक्टिव में हम बोलते हैं को, मतलब को वर्ड देगा, ये को का मीनिंग देगा जब टाइम के लिए यूज करेंगे। और एट यदि आएगा टाइम के लिए तो वो उसके लिए एट का मीनिंग होगा क्या? हिंदी में पर। ठीक है, समझ में आया? मान लो हम ऑन यूज कर रहे हैं तो ऑन किसके लिए यूज करेंगे? यूज करेंगे यूज्ड बिफोर पर्टिकुलर डे या डेट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डे या डेट के लिए हम इसको यूज करेंगे। ऑफ द वीक, मतलब किसी भी सप्ताह के किसी पर्टिकुलर डे या डेट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। लेकिन जब हम एट की बात आएगी तो वो हमेशा एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा। एग्जैक्ट टाइम का मतलब, मान लो मैंने कहा कि एट 2 PM। अब 2 PM का मतलब है दोपहर के 2 बजे, तो वो आ गया 2 PM। एग्जैक्ट टाइम की यदि बात करेगा तो एट आएगा। पर्टिकुलर डे या डेट की बात आएगी तो डेट और डे। डे का मतलब मंडे, मान लो मैंने कहा मंडे तो क्या आएगा? ऑन मंडे। या डे की बात करूं, मैं कहने लगूं ऑन 26 जनवरी। ठीक है, तो इस तरीके के आते हैं। कभी भी पर्टिकुलर डे या डेट आएगी तो ऑन, और एग्जैक्ट टाइम आएगा तो एट हम वहाँ पे यूज करेंगे। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। अब इसको एक सेंटेंस से समझते हैं कि ऑन और एट हम कहाँ यूज करेंगे। मान लो मैं पहले एट का बता देता हूँ। तो मैंने कहा द एग्जाम विल स्टार्ट एट 2 PM, मतलब 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। तो मैंने क्या किया है? यहाँ पे 2 PM लिखा है। तो 2 PM लिखने का मतलब क्या है? वो एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम है तो मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? ये किया मैंने एट। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने एट क्यों यूज किया है। मान लो मैं कहने लगूँ वी हैव डिसाइडेड, क्या लिखा है मैंने? वी हैव डिसाइडेड टू प्ले, मतलब हमने खेलने का क्या किया है? हमने डिसाइड किया है खेलने का। टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले क्रिकेट ऑन मंडे, मतलब हमने मंडे को क्रिकेट खेलने का क्या किया है? डिसाइड किया है। तो एग्जैक्ट क्या किया?
पर्टिकुलर डे क्या आ गया, ये आ गया डे, भाई डे आ गया, दिन आ गया, तो दिन आ गया तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ऑन। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये डे का बता दिया, डेट की यदि मैं बात करूं तो कैसे लिख सकते हैं कि अब मैं जैसे इंडिया है, इंडिया गोट फ्रीडम, मतलब इंडिया को जो स्वतंत्रता मिली वो कब मिली, ऑन 15 अगस्त। ठीक है, सिंपल सा है। तो इंडिया को जो फ्रीडम मिली वो कब मिली, 15 अगस्त को। तो सिंपल सा था कि तीसरा टाइप था टाइम के लिए ऑन या एट, मतलब जब कभी भी पर्टिकुलर डे या डेट आएगी तो क्या वर्ड यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे हम ऑन, और जब एग्जैक्ट टाइम आएगा तो एट यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, सिंपल सा था। ऑन और एट का यूज जो था वो सिंपल सा था। आपको समझना है कि पर्टिकुलर डे या डेट के लिए ऑन और एग्जैक्ट टाइम के लिए एट। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है, एक वर्ड हम यूज करते हैं इसमें इन, और एक वर्ड यूज करते हैं विद इन। ठीक है, ये दोनों वर्ड भी क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, और टाइम के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, दोनों जो मीनिंग देंगे वो देंगे किसकी, मे की, मतलब दोनों का हिंदी में मीनिंग होगा कैसा, मे का। ये जो है ये इन, ये किस लिए यूज होगा, ये यूज होगा पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर हमारे पास डे भी आ गया, डेट भी आ गया, हमारे पास एक तो टाइम बचा, डे आ गया, डेट आ गया, तो एक मंथ बचा और एक हमारा ईयर बचा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम, मंथ और ईयर के लिए यदि हम यूज करेंगे तो वो क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे इन। अब यदि मैं विद इन की बात करूं तो ये बात करेगा टाइम ड्यूरेशन की। कभी भी टाइम ड्यूरेशन की यदि बात आएगी तो वहां पे हम यूज करेंगे विद इन। ठीक है, सिंपल सा है, इन और विद इन। यदि कभी पर्टिकुलर टाइम या मंथ या ईयर की बात आई तो वहां पे इन यूज करेंगे, और टाइम बाउंडेशन की बात आई तो वहां पे विद इन यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। अब मैंने पर्टिकुलर क्या बता दिया, इन द मॉर्निंग, टाइम बता दिया। ठीक है, या मैं इवनिंग भी बोल सकता हूँ, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं मंथ की बात करूं, अब जैसे क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो इन अक्टूबर। ठीक है, अब जैसे ईयर कौन सा है, 2021, तो 2021। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम, मंथ या ईयर के लिए हमेशा हम इन यूज करेंगे, और यदि टाइम बाउंडेशन आ गई तो वहां पे क्या यूज करेंगे, विद इन। मान लो मैं कहने लगूं टाइम बाउंडेशन, अभी मैंने इससे पहले आपको एक वर्ड पढ़ाया है बाई, मतलब कभी भी यदि वाई वर्ड यूज होगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा हम फ्यूचर टेंस यूज कर रहे हैं, तक इसमें किया था, टाइम बाउंड दिया था, ये टाइम ड्यूरेशन है। तो हम इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट के उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। मान लो मैंने कहा कि यू विल हैव सॉल्व्ड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तुम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। अब क्या है, विद इन यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है, विद इन हाफ एन आवर, मतलब हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर तुम ये क्या है, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लोगे। ठीक है, सिंपल सा। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है विद इन यूज किया है किसके लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो मैंने ऊपर बताया है कि इन और विद इन किस लिए यूज होगा, इन होगा पर्टिकुलर टाइम के लिए, मंथ के लिए या ईयर के लिए, और टाइम ड्यूरेशन की बात आएगी तो किस में क्या यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे विद इन। ठीक है, ये था फोर्थ जो आपका टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब ये जितने भी प्रीपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए है, ये है टाइम के लिए, जब हम टाइम के लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ की यदि मैं बात करूं
तो हम एक वर्ड यूज करते हैं टाइम के लिए, फ्रॉम, और फ्रॉम मीनिंग देता है से का। क्या देता है? से का। जब कभी भी फ्रॉम से का मीनिंग देता है तो वो टाइम के लिए हम यूज करेंगे, डिनोट्स द टाइम, ये टाइम को डिनोट करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं। ही विल स्टार्ट रनिंग, वह दौड़ना शुरू करेगा। अब क्या टाइम की मैं बात करूंगा, टाइम की यदि मैं बात करूंगा तो फ्रॉम वर्ड यूज करना है, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मतलब वह अगले सप्ताह से दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो फ्रॉम मैंने यहाँ पे यूज किया है फ्रॉम मीनिंग दे रहा है से का, कि वह अगले सप्ताह से दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये फिफ्थ था फ्रॉम, जिसमें हमने मीनिंग क्या निकल के आ रहा है फ्रॉम का मीनिंग निकल के आ रहा है से। क्या निकल के आ रहा है? से। अब चलते हैं नेक्स्ट है सिक्स। अब हमको वर्ड पढ़ने हैं, इसमें 3। एक वर्ड होता है बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब होता है से पहले। क्या होता है? से पहले। एग्जाम्पल से समझो कि मैं 5 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो एक क्या दे दिया? टाइम दे दिया, तो बिफोर आ गया। और मैं एक वर्ड यूज करते हैं आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। अब टाइम के लिए मैं कैसे यूज कर सकता हूं कि मैं 5 घंटे के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। सिंपल से समझ आ रहा है कि बिफोर क्या है? से पहले, आफ्टर है के बाद। इसी तरीके से एक वर्ड होता है आफ्टर वर्ड्स बोलते हैं तत्पश्चात। क्या बोलते हैं? तत्पश्चात का मतलब होता है इसके बाद। समझ आ गया? 3 वर्ड हमने देखे, बिफोर, आफ्टर या आफ्टर वर्ड्स। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इन तीनों का यूज जो है वो एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल बिफोर के लिए करते हैं, बिफोर के लिए यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि आई विल रीच, मैं पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच द स्कूल, मतलब मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा बिफोर 9 AM, मतलब मैं 9 बजे से पहले। सिंपल सा लिखा, 9 बजे से पहले मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो मैंने यहाँ टाइम लिखा है 9 AM, और 9 AM टाइम से पहले मैंने वर्ड यूज किया है बिफोर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन मीनिंग क्या दे रहा है? से पहले, कि 9 बजे से पहले मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। अब सेंटेंस नंबर 2 की यदि मैं बात करूं तो मैं लिखता हूं कि आई शैल टॉक टू यू, मतलब मैं तुमसे बात करूंगा आफ्टर 9 AM, इसमें भी 9 AM लिख लेते हैं। तो मतलब मैं 9 बजे के बाद तुमसे बात करूंगा। एक टाइम बता दिया, टाइम क्या है? 9 AM, और वर्ड यूज किया है आफ्टर। तो आफ्टर और बिफोर दोनों समझ आ गए। बिफोर मतलब से पहले, आफ्टर मतलब के बाद। अब चलते हैं इसके थर्ड क्या है? आफ्टर वर्ड्स का मतलब इसके पश्चात, तत्पश्चात मतलब इसके बाद। मैंने कहा कि राहुल वेंट टू दिल्ली, कि राहुल पहले कहाँ गया? दिल्ली गया। उसके बाद तत्पश्चात आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद वह कहाँ गया? भाई पहले तो वह दिल्ली गया, आफ्टर वर्ड्स टू कानपुर, उसके बाद वह कानपुर गया। ठीक है, सिंपल सा है, समझ आ गया। तो 3 वर्ड मैंने बताए इसमें टाइम के लिए, कौन कौन से? एक बताया बिफोर का मतलब से पहले, और एक बताया है आफ्टर, और उस मीनिंग दे रहे हैं के बाद, और उसके बाद मैंने क्या बताया? आफ्टर वर्ड्स मतलब तत्पश्चात, इसका मतलब इसके बाद। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल समझ में आ गए कि भाई बिफोर मैंने यहाँ यूज किया है तो से पहले, आफ्टर मतलब
के बाद, और यहाँ पे तीसरा वर्ड यूज किया है क्या, आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब इसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ प्रीपोजिशन थी जो हमने यूज की है किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है। ये प्रीपोजिशन जो थी, जितनी अभी तक प्रीपोजिशन मैंने आपको बताई है, ये सभी प्रीपोजिशन हमने टाइम के पर्सपेक्टिव से देखी है कि भाई अब जैसे फोर है, फोर टाइम के लिए भी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, टाइम के लिए यूज किया है फोर को, और फोर का सेंस के अकॉर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गए। अब जो टाइम से पहले जो प्रीपोजिशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी, जो मेन जो यूज होती है टाइम से पहले, वो प्रीपोजिशन हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ अलग से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने एक प्रीपोजिशन अभी टाइम के लिए बताई है बिफोर, क्या बताई है, बिफोर। बिफोर जो मैंने अभी प्रीपोजिशन बताई है, बिफोर बताई है से पहले, मतलब जब टाइम के लिए बिफोर यूज होगा तो क्या किस लिए यूज होगा, से पहले के लिए। लेकिन हम बिफोर को सामने के लिए भी यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सामने, ठीक है। एक वर्ड होता है अपोजिट टू, क्या होता है, एक वर्ड होता है अपोजिट टू, और एक वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ। क्या वर्ड होता है, इन फ्रंट ऑफ। समझ आ गया, तीन वर्ड यूज किए, तीन वर्ड, तीन प्रीपोजिशन हम इसमें पढ़ेंगे। एक बिफोर, बिफोर का मतलब सामने, अपोजिट टू, अपोजिट टू का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी सामने होता है, और तीसरा इन फ्रंट ऑफ, इसका मीनिंग भी सामने होता है। अब कभी भी यदि आपको क्या दे दे, लोकेशन दे दे, क्या दे दे, लोकेशन दे दे, तो उसके लिए हम अपोजिट टू वर्ड यूज करते हैं या इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। लोकेशन दे दे या कोई पोजीशन दे दे, लोकेशन या पोजीशन के लिए हमें क्या यूज करना है, अपोजिट टू या इन फ्रंट ऑफ। लेकिन बिफोर के लिए नो लोकेशन, मतलब लोकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे बिफोर के लिए, सिंपल सा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर सेवरल प्रॉब्लम्स है बिफोर, सामने, आवर कंट्री, मतलब हमारी कंट्री के सामने बहुत सारी क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब समस्या है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, प्रीपोजिशन यूज किया बिफोर, और बिफोर मीनिंग दे रहा है सामने का, ठीक है। तो मैंने बताया कि बिफोर यदि आएगा तो लोकेशन नहीं आएगी, अपोजिट टू या इन फ्रंट ऑफ आएगा तो लोकेशन आएगी, और मीनिंग तीनों का सामने होता है। तो हमारे कंट्री, हमारे देश के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, बिफोर, और क्या आ गया, सामने, ठीक है। अब एक वर्ड, अब एक सेंटेंस लिखते हैं, द एश्योर्ड, मतलब जो अभियुक्त होता है, अभियुक्त का मतलब जो अपराधी होता है, वॉज बोट, उसको लाया गया, मतलब जो अपराधी है या अभियुक्त है उसको लाया गया बिफोर द जज, मतलब जज के सामने उसको लाया गया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कोई टाइम थोड़ा ही दिया है, टाइम नहीं दिया है तो मैं क्या आ गया, बिफोर। बिफोर का मतलब कोई लोकेशन नहीं दी है, ना पोजीशन दी है, तो लोकेशन या पोजीशन नहीं दी तो बिफोर। बिफोर मीनिंग दे रहा है क्या, सामने, मतलब जो अपराधी है या अभियुक्त है उसको जज के सामने लाया गया। तो इस केस में भी जब कभी किसी अपराधी को जज के सामने लेके आना होता है तो हमेशा वहाँ पे वर्ड यूज होता है बिफोर। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये जज वाला, तो आपको याद रखना है बिफोर प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम इसमें। मैंने कहा कि माई होम, मेरा जो घर है, इज, माई होम इज। अब मैं अपोजिट टू भी यूज कर सकता हूं, माई होम इज अपोजिट टू, या इन फ्रंट ऑफ, मतलब हम यहाँ पे
कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, अपोजिट टू भी यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो माई होम इज अपोजिट टू या इन फ्रंट ऑफ द क्या, पोस्ट ऑफिस। मतलब जो मेरा घर है वो किसके सामने है, पोस्ट ऑफिस के सामने है। ठीक है, तो सिंपल सा था। 3 वर्ड मैंने इसमें बताए, बिफोर, अपोजिट टू, इन फ्रंट ऑफ, तीनों का मीनिंग सामने है। बस कंडीशन क्या है, बिफोर तो कोई लोकेशन नहीं बताता, लेकिन अपोजिट टू या इन फ्रंट ऑफ लोकेशन बताता है। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जज वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसमें जब भी जज के सामने लेके आना होता है तो आपको क्या यूज करना है, वहां पे यूज करना है बिफोर। ठीक है, तो ये अब हमने सारे सब, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, टाइम के लिए प्रीपोजिशन पढ़ी थी। अब हमने 3 प्रीपोजिशन पढ़ी है जिनका मीनिंग सेम है, बस यूज देखना था। ठीक है, हम समझ आ गया हमको कि कैसे प्रीपोजिशन कैसे यूज कर रहे हैं, सेंटेंस कैसे है और किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंस। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस का मतलब है कि 2 प्रीपोजिशन लेके चलेंगे, उनके बीच में डिफरेंस करके चलेंगे कि भाई ये प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होती है तो दूसरी प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होगी, उनका मीनिंग सेम होगा। दोनों 2 प्रीपोजिशन लेके चलेंगे हम, दोनों प्रीपोजिशन का मीनिंग तो सेम होगा लेकिन उनका यूज क्या होगा, वो अलग अलग होगा। अब इसी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है बिहाइंड और एक वर्ड होता है आफ्टर। अभी हमने आफ्टर पढ़ा था। क्या होता है, एक वर्ड होता है बिहाइंड और एक वर्ड होता है आफ्टर। दोनों का यदि मैं हिंदी में मीनिंग निकाल लूँ तो वर्ड हिंदी में मीनिंग होता है इसका पीछे। क्या होता है, पीछे। अब बस हमको तो ये समझना है कि कहाँ पे बिहाइंड यूज करना है और कहाँ पे आफ्टर। जब कभी भी स्टेबल पर्सन की बात करेगा, स्टेबल पर्सन या थिंग, जब कभी भी कोई चीज मूव नहीं करेगी, कहीं एक चीज स्थित होगी, तो यूज्ड बिफोर, भाई यूज करेंगे किसको, किसके से पहले यूज करेंगे स्टेबल पर्सन या थिंग। जब कोई चीज एक जगह स्टेबल होगी, वो पर्सन हो या थिंग, उससे पहले क्या यूज करेंगे, बिहाइंड। ठीक है, अब आफ्टर कहाँ यूज करेंगे, यूज्ड जो आफ्टर है वो यूज करेंगे पर्सन या थिंग को, लेकिन वो कैसे होगी, मूविंग होगी, मूविंग, इन मोशन। मतलब यूज्ड क्या है, पर्सन और थिंग इन मोशन। मतलब जब ये पर्सन या थिंग जो होगी मोशन में होगी, ठीक है, तो यूज्ड बिफोर पर्सन या थिंग इन मोशन। जब कभी भी व्यक्ति या वस्तु कैसे होगी, मोशन में होगी, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, आफ्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा, अब बिहाइंड और आफ्टर का समझना है कि मैंने कहा कि सीता इज स्टैंडिंग, मतलब जो सीता है वो खड़ी हुई है बिहाइंड द गेट, मतलब गेट के पीछे खड़ी हुई है। और जब वह पीछे खड़ी हुई है तो एक जगह स्टेबल है और एक जगह स्टेबल है, मतलब वो मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या आ गया, बिहाइंड आ गया। और इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, सीता इज कमिंग, मतलब सीता आ रही है आफ्टर हर मदर, मतलब अपनी माता के पीछे आ रही है। और जब कोई मतलब चल के आएगा, मोशन होगा, तभी तो मैंने आफ्टर यूज किया। तो 2 वर्ड मैंने बताए, बिहाइंड या आफ्टर। बिहाइंड और आफ्टर का मीनिंग दोनों का पीछे है, लेकिन क्या है, जब कोई चीज, आदमी या वस्तु यदि स्टेबल है, कोई एक जगह खड़ा हुआ है, स्टेबल है, तो उसके लिए बिहाइंड, लेकिन जब वो मोशन में है तो वो आफ्टर। ठीक है, सिंपल सा था, दोनों सेंटेंस समझ आए। सीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड द गेट, मतलब गेट के पीछे खड़ी हुई है तो वो कैसे होगी, स्टेबल होगी।
और वो अपनी माता के पीछे आ रही है, तो क्या होगा उसमें मोशन होगा, और मोशन होगा तो उसमें क्या यूज करेंगे, आफ्टर। तो ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस, जिसमें हमने समझा कि बिहाइंड और आफ्टर के पीछे के, बिहाइंड और आफ्टर मतलब इसका मीनिंग हिंदी में पीछे था, तो इसका कैसे कैसे यूज किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड तो होता है अलोंग। अलोंग वर्ड भी साथ साथ होता है, और एक इसी के बराबर होता है अक्रॉस। ठीक है, अब ये दो वर्ड का डिफरेंस देखना हमें। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, साथ साथ। जब कभी साथ साथ की बात आएगी तो अलोंग आएगा, अलोंग। ठीक है, या अक्रॉस। अब हमको ये समझना है इन दोनों का यूज कहाँ होगा। मतलब ये जो होगा परटेनिंग टू लेंथ, परटेनिंग टू लेंथ, जब कभी भी लेंथ की बात आएगी तो वो क्या होगा, अलोंग वर्ड हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अक्रॉस क्या होगा, जब दो साइड की बात करेगा। जब सिंगल एक साइड की बात होगी तब अलोंग वर्ड होगा। जब दो साइड की बात होगी, मान लो मैं कहने लगूं कि भाई मैं सड़क के साथ साथ चल रहा था, मतलब सड़क के ऊपर ही तो चलूंगा, साथ साथ एक ही डायरेक्शन होगी, एक ही क्या होगी, मूवमेंट एक ही तरफ होगी, तो क्या आएगा, अलोंग आएगा। लेकिन मैं कहने लगूं कि मैंने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा, मतलब नदी का एक किनारा क्रॉस करा, दूसरी तरफ गया, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का मतलब है मैंने एक किनारे को मूव करके, एक किनारे को पार करके दूसरी तरफ पहुंचा। मतलब दो बात होगी, दो क्या होगी, इसमें दो साइड होगी, तो दो साइड के लिए अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लेंथ यूज करते हैं, इसमें ब्रेथ यूज करते हैं, परटेनिंग टू ब्रेथ, परटेनिंग टू ब्रेथ। ठीक है, परटेनिंग टू ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या होती है, जिसमें हमको दो साइड दी रहेगी, और ये मतलब एक तरह से यदि मैं बताऊं तो इंटरसेक्शन के लिए यूज करते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे कि हम जब बैठते हैं तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के बैठते हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, अक्रॉस करते हैं। मतलब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर ऐसे तिरछा करके जब बैठते हैं, क्रॉस करके बैठते हैं, तो वहां पे भी अक्रॉस वर्ड यूज होता है, जब दोनों पैरों, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने कहा इट इज गुड, यह अच्छा है। भाई सिंपल सा अलोंग, हमको अलोंग का यूज समझना है, फॉर अस, मतलब इट इज गुड फॉर अस टू वॉक, मतलब घूमना अच्छा है अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, मतलब रिवर के साथ साथ चलना अच्छा है। इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में, यदि हम सुबह में क्या करें, रिवर के साथ साथ क्या करें, वॉक करें, तो वो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया, अलोंग। अलोंग का मतलब क्या हो गया, अलोंग का मतलब हो गया साथ साथ, और मतलब एक ही डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो वहां पे क्या वर्ड आ गया, अलोंग वर्ड आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब ये क्या है, अलोंग समझा, अब समझते हैं अक्रॉस। भाई अक्रॉस क्या होता है, ही स्वैम, मतलब वह तैरता है अक्रॉस द रिवर। भाई हम अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर विदिन 2 आवर। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे वर्ड यूज किया अक्रॉस। अक्रॉस वर्ड किस लिए यूज किया है, कि वो रिवर को पार करता है, रिवर को तैरता है। रिवर को तैरने का मतलब क्या है, भाई रिवर के दो किनारे होंगे, एक तरफ, एक दूसरी तरफ, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पर जब वो जा रहा है तो क्या हो गया, दो साइड्स हो गई, और दो साइड्स हो गई तो वहां पे क्या यूज किया हमने, अक्रॉस। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस नंबर 2। ठीक है,
तो जो आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम इतना ही समझेंगे कि अब हमने सारे टाइप्स देख लिए कि टाइम से रिलेटेड जो हमारे टाइप्स थे वो सारे समझे, और उसके साथ साथ हमने डिफरेंस की तरफ को चले, डिफरेंस समझे है, एक कौन सा बिहाइंड और आफ्टर समझा है, एक अलोंग और अक्रॉस समझा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टाइप्स देखेंगे। अब इसको यदि मैं एक ही वीडियो में यदि मैं समझाने की कोशिश करूं तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो आपको समझने के लिए टाइम चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 वीडियो के अंदर हम इसको प्रीपोजिशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसा होता है और कैसे कैसे हम इसके एग्जाम्पल्स सोल्व करें। ठीक है, चलो मिलते हैं तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक थैंक यू सो मच।